मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मध्य प्रदेश गर्जना से मैं अनिल सारस्वत। मैं यह मानकर चलता हूँ कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में लाभकारी नहीं है। युद्ध में दोनों ही देशों को जन धन की हानि होती है, जिसकी भरपाई करने में वर्षों लग जाते हैं। बातचीत से युद्ध के कारणों का निवारण ही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई देश युद्ध ही थोपना चाहता है तो युद्ध के अलावे कोई रास्ता नहीं बचता। चीन ऐसी ही हरकतें कर रहा है। उसे गुमान या घमंड हो गया है कि वह अत्यधिक शक्ति संपन्न हो गया है। हमने अनेकों बार बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु वह मान ही नहीं रहा है। बात करता है किंतु इसके साथ हमला भी कर रहा है। बातचीत के दौरान ही वह सामरिक स्थानों पर निर्माण करने के साथ असला भी इकट्ठा करता जा रहा है। यही तो चीन का दोगलापन है। चीन को यह कदापि नहीं मान लेना चाहिए कि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। यह अलग बात है कि पिछले 1.5 दशक में उसने काफ़ी प्रगति की है, किंतु इतनी भी नहीं कि वह दादागिरी करने लगे। पिछले कुछ वर्षों में छोटे छोटे देशों के साथ छल करके उनके भूभाग पर कब्जा जरूर किया है। इन छोटे देशों पर उसने मनमानी कर भारत के खिलाफ भड़काया भी है। यह छोटे देश भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। चीन की विचारधारा साम्यवाद स्थापित करने की है। यह उसके कर्मों से सामने आ रहा है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। भारत किसी की भी 1 इंच भूमि न तो लेना चाहता है और न ही अपनी भूमि किसी को 1 इंच देगा। भारत की छवि विश्व में संभ्रांत देश की है। भारत ने ही निर्गुण देशों के गुट की स्थापना की थी। नेपाल, जो कि भारत को लाल आंखें दिखा रहा है, कतिपय भारत से चीन के कहने पर विरोध के रास्ते पर चल रहा है, जो उसके हित में नहीं है। इन देशों को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, यह तय है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। चीन, जो भारत को लाल आंखें दिखा रहा है, वह युद्ध से कब तक सामना कर पाएगा, यह उसे तभी समझ में आएगा जब सामना होगा। लद्दाख के एक नागरिक का वीडियो देखिए, कितना साहस से लवरेज है। चीन से कितनी नफरत करता है। किसी भी सूरत में चीन को अपने गांव में घुसने नहीं देना चाहता। धन्य है भारत के जांबाज। यह तो फौज का हिस्सा भी नहीं है। 1962 के युद्ध में लद्दाख के वीर जवानों ने अकल्पनीय साहस दिखाया था। आज भी किसी समाचार चैनल पर वीडियो देखा जा सकता है। इस वक्त मैं अपने गांव में अपने सब्जियों की खेतों को पानी डाल रहा हूं सर। ये देखिए बेलचा, और ये मेरा सब्जी, ये आलू, ये रशमा, गोभी, सरसों और प्याज लगे हैं सर मेरे खेतों में। और ये मेरा पशु है सर, पशुपालन। ठीक है सर। और भारत शेरकर मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर। और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इसे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहां उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़, जिसे हम सफेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर ये पहाड़ों में।
लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्थिति यह है कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद है। झूठ बोलना, धोखा देना चीन के प्रमुख अवगुण हैं। जो हिस्सा कभी उसके पास रहा ही नहीं, वह उस पर भी अपना दावा करता है। ऐसी खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा चुका है। इसी झील के पास भारतीय चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। यह क्षेत्र लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत और चीन अलग अलग इलाकों में इस तरह के विवादों में उलझ जाते हैं। इसकी वजह है कि चीन और भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन और भारत के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक कई क्षेत्रों में सीमांकन नहीं हुआ है। यही सीमा विवाद है। अक्साई पश्चिमी सेक्टर पर भारत अपना दावा करता है, जो कि 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जो कि ऐसी खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। इसी झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। यह क्षेत्र लद्दाख से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत और चीन अलग अलग इलाकों में इस तरह के विवादों में उलझ जाते हैं। इसकी वजह है कि चीन और भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन और भारत के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक कई क्षेत्रों में सीमांकन नहीं हुआ है। यही सीमा विवाद है। अक्साई पश्चिमी सेक्टर पर भारत अपना दावा करता है, जो कि 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत और 90 किलोमीटर चीन के क्षेत्र में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। इस झील का रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का प्रयोग भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। 1962 के युद्ध के दौरान यहीं से चीन ने आक्रमण किया था। चीन ने पेंगोंग त्सो के अपने ओर से हिस्सों में सड़कों का निर्माण भी किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.डी. मुनि बताते हैं कि वह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे
और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहाँ पहले से ही जरूरी निर्माण कर चुका है। अब वह भारत को मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहाँ सामरिक निर्माण करना चाहता है। चीन गालवान घाटी में भारत के निर्माण को गैरकानूनी कहता है, जबकि चीन वहाँ पहले से ही जरूरी निर्माण कर चुका है और अब वह मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की बात करता है। सन 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन में काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन बाद बातचीत से सुलझा। चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत डोकलाम के पठारी क्षेत्र में सड़क बनाने का विरोध कर रहा था। यह वही समय था जब चीन के राष्ट्रपति गुजरात में झूला झूल रहे थे और इसी बीच उनकी सेना घुसपैठ करने का पूरा प्रयास कर रही थी। करीब 150 वर्ष तक ब्रिटेन उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 में चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। उस वक्त वैश्विक आर्थिक केंद्र बन चुके हांगकांग के लोगों को डर था कि बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से कई मुद्दों को लेकर हांगकांग में लाख चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2003, अम्ब्रेला आंदोलन 2014, किताब विक्रेताओं पर निशाना 2015 शामिल हैं। अब एक बार फिर प्रत्यार्पण बिल से यह गुस्सा टूट पड़ा है। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक विकसित पूंजीवादी व्यवस्था है। एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार ही इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। केवल विदेशी मामलों और रक्षा को छोड़कर जनवादी गणराज्य चीन सरकारी जिम्मेदारी है। हांगकांग की अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, अप्रवास पर नियंत्रण, सड़क के नियम और मुख्य भूमि चीन से अलग यहाँ की रोजमर्रा के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलू हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर हांगकांग में प्रदर्शन होते रहे हैं। चीन अपनी दमनकारी नीतियों से प्रदर्शनकारियों का दमन करता रहा है। 1962 में चीन ने धोखे से भारत के साथ युद्ध कर जीतने का दावा किया था। वह परिस्थिति अलग थी। अब चीन इस मुगालते में न रहे कि वह भारत से युद्ध जीत सकता है। अब भारत एक शक्ति संपन्न देश है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाले जंगी हथियार भारत के पास हैं। चीन को युद्ध करने से पहले 1971 का युद्ध याद करना चाहिए, जब निश्चित ही देश के प्रधान से कुछ गलतियां हुई थीं, जैसे वायुसेना का प्रयोग न करना। अब स्थिति वह नहीं है जो 1962 में थी। चीन को अपना मुगालता दूर करना चाहिए। वैसे भी भारत किसी भी सूरत में चीन से भारी ही बैठता है। हमारे सैनिक भाइयों में, हमारे आमजन में चीन के प्रति प्रतिशोध की भावना है। वह चीन से लड़ने के लिए कंधे से कंधा लगाकर आज तैयार हैं। वह सामान्य नागरिक हो या सैनिक, हमारे सैनिक बहुत जांबाज हैं। वह किसी भी परिस्थितियों का सामना कर हर स्थिति में विजय करने का मादा रखते हैं। चीन इस भूल को न दोहराए और भारत पर जबरदस्ती युद्ध न थोपे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत नकारात्मक होंगे। दोनों देशों को क्षति होगी, किंतु मेरा मानना है कि चीन को अत्यधिक नुकसान होगा, अत्यधिक क्षति होगी। चीन यह भी न माने कि धीरे धीरे कर वह भारत के सीमाओं के अंदर घुस सकता है। यह तो चोरी छुपे करता है, इसलिए वह निर्माण करने में सफल हो जाता है। यदि चीन में हिम्मत है तो सामने ऐलान करके निर्माण करे, जिससे उसे यह पता भी लग सके कि वह भारत से टकराने जा रहा है।
मित्रों, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।